नमस्ते। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत मंथ वाइज जो शेड्यूल है उसमें जुलाई और अगस्त के महीने में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का 75वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग फ्रीडम फाइटर्स के जीवन और उनके त्याग और बलिदान की चर्चा कर रहे हैं। उनके लाइफ और उनके कंट्रीब्यूशन हैं जो देश के लिए, वह चर्चा कर रहे हैं। पहली चर्चा हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर की थी। आज की चर्चा का विषय भगत सिंह रखा गया है। हम लोग भगत सिंह के जीवन के जो बिंदु हैं, जो त्याग और बलिदान की जो गाथा है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं इनके बाल्यकाल के जीवन से। सरदार अर्जुन सिंह जो इनके दादाजी थे, उनके 3 पुत्र थे उस समय, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह और सरदार संवरण सिंह। ये 3 जो सरदार अर्जुन सिंह के पुत्र थे, अपने समय के बड़े ही क्रांतिकारी थे। 1905 का बंगाल विभाजन और 1907 का कॉलोनी एक्ट से पूरा देश परेशान हो चुका था। उस समय पंजाब पूरा परेशान हो चुका था, सब लोगों में आक्रोश था। उस समय ये तीनों भाई सरदार किशन सिंह, सरदार जो ये तीनों भाई थे, इस जो भगत सिंह के पिताजी अर्जुन सिंह के तीनों पुत्र, ये तीनों आंदोलन किए। बहुत सारे लोगों का आंदोलन था। उस समय पगड़ी संभाल उजट्टा पगड़ी संभाल का नारा बुलंद हुआ और बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन किया गया, जिसमें ये तीनों लोग, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह और सरदार संवरण सिंह, तीनों लोगों को जेल में जाना पड़ा। इस वजह से पूरा उधर आक्रोश था। उसी समय में 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म होता है। अब इनका नाम भगत सिंह इसलिए रखा गया कि इनके जन्म के साथ ही ये तीनों जो इनके पिताजी थे, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह जो इनके चाचा थे और सरदार संवरण सिंह जो इनके चाचा थे, ये सभी उसी समय जेल से मुक्त हुए थे। और इनकी जेल से मुक्त होने की खुशी और सरदार भगत सिंह का जन्म इतना संयोग था कि परिवार, उस पूरे देश में मान्यता होती है कि जो बच्चे का जन्म होने पर नाम रखा जाता है, किसी न किसी जो महत्वपूर्ण कारण होता है उससे जोड़ दिया जाता है। तो यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर हो गया था, बहुत ही शुभ माना गया उस समय। इसी वजह से इनका नाम भगत सिंह रखा गया। भगत सिंह नाम रखने के पश्चात हमें यह भी जान लेना चाहिए कि जो इनका गांव का नाम था वो बंगा और ज़िला लायलपुर, जो अभी वर्तमान में पंजाब में है। ठीक है, तो ये एक जन्म के बारे में इनकी सामान्य जानकारी हो गई। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब इनका उम्र 12 वर्ष लगभग था, उस समय एक जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरा देश जानता है। पूरा देश क्षुब्ध हो गया था, उससे त्रस्त हो गया था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे मासूम औरतों, बच्चों और आदमियों पर हजारों के संख्या में गोलियों से भुनवा दिया था। बहुत सारे लोग मारे गए थे, पूरा देश विक्षुब्ध था। उस समय सरदार भगत सिंह की उम्र 12 वर्ष थी। ये भी उस घटना के पश्चात स्कूल जाने की बजाय स्कूल से भागकर ट्रेन पकड़ के सीधा जलियांवाला बाग पहुंच गए। और यह घटना 13 अप्रैल 1919 की है, जिस समय यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भगत सिंह सीधा भागकर कहाँ पहुँचे? अमृतसर से ट्रेन पहुंचकर जलियांवाला बाग पहुँचे। और जलियांवाला बाग पहुंचने के बाद उन्होंने एक कांच की शीशी रखी थी। कांच की शीशी में वहाँ से जो खून से सनी हुई जो मिट्टी थी, उस मिट्टी को उस शीशी में रखा और सौगंध खाई कि इसका प्रतिशोध लूँगा। और क्रांति के क्षेत्र में वो कूद पड़े 12 वर्ष की उम्र में ही। अब इसके बाद हम लोग इनकी स्कूलिंग देखते हैं। इनकी जो हाई स्कूल की जो पढ़ाई हुई थी वो DAV स्कूल, और जो कॉलेज की पढ़ाई हुई थी वो नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर से हुई थी, जहाँ पे उनको सानिध्य मिला लाला लाजपत राय का और परमानंद भाई का। इन दोनों के सानिध्य में वहाँ पे अभी पढ़ाई चल रही थी। उसी दौरान सन 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें देश के पूरे सभी नवयुवक के साथ साथ सभी लोग इसमें भाग लिए। बहुत से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था और यह एक बड़ा रूप ले लिया असहयोग आंदोलन ने। लेकिन कुछ ही समय पश्चात सन 1922 में एक घटना होती है, चौरी चौरा कांड के नाम से जो जाना जाता है। चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, आग लगा दी गई थी, जान से मारे गए थे। इस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी
ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात जो इसमें युवा, जो नवयुवक और भी जो सारे लोग इसमें भाग ले रहे थे, उनको इस आंदोलन से वापस जाकर अपने स्कूलों में पढ़ाई करने की और घर वापस जाने की सलाह दी गई। बहुत सारे लोग इसमें वापस भी हो गए, लेकिन भगत सिंह ने इसमें वापसी का रास्ता नहीं चुना और उस समय क्या किया इन्होंने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक स्थापना की और उस का स्थापना करने के बाद ये क्रांति के क्षेत्र में और क्रांतिकारी दल के रूप में ये आगे बढ़ निकले। क्रांति के क्षेत्र में कूदने के और भी कारण थे। इसमें एक प्रमुख कारण आता है कि जो इनके आइडियल थे, एक 19 वर्ष के क्रांतिकारी सरदार करतार सिंह, जिनको फांसी दे दी गई थी, उनके क्रांतिकारी कार्यों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने उनको फांसी दे दिया था। इस वजह से भी सरदार भगत सिंह बहुत विक्षुब्ध थे। और दूसरी घटना आती है काकोरी कांड। काकोरी कांड की चर्चा हम लोग पिछले चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कर चुके हैं कि काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और भी बहुत सारे क्रांतिकारियों को सजा हुई थी और फांसी दे दी गई थी। इन दोनों घटनाओं से चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह इतने विक्षुब्ध हुए कि अब क्या किया इन्होंने, क्रांति का ही रास्ता अपनाया और जाकर चंद्रशेखर आज़ाद से मिल गए। तो जो इनकी पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें इन्होंने ऐड किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर इन्होंने क्रांति के क्षेत्र में काम किया। और ऐसा कहा भी जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के सामने इन्होंने मोमबत्ती जलाकर और उस पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि हम अपनी मातृभूमि के लिए जिएंगे और मातृभूमि के लिए मरेंगे, देश सेवा के लिए जिएंगे और मरेंगे। सन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पूरा देश उग्र हो चुका था, जिसमें लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध चल रहा था। और सभी लोग जानते हैं जिसमें अंग्रेज़ों ने उनको मारकर उनको चोटें पहुंचाई थी, जिसके चोट लगने के कुछ समय पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसका प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ और पूरी टीम के साथ मिलकर सैंडर्स को मारने का प्लान बनाया था। और उसके बाद राजगुरु ने उसको गोलियां मारी थी और उसके एक गोली खोपड़ी में मारने के बाद, राजगुरु के एक गोली खोपड़ी में मारने के बाद भगत सिंह ने 2-3 गोलियां और मारकर उसका पूरा काम तमाम किया था। उसके बाद ये एक और घटना आती है साइमन कमीशन के बाद, जब भगत सिंह वहाँ से ये लोग बच निकलते हैं, असेंबली बम कांड, जिस समय ये अंतिम समय में ये लोगों ने इनको बहुत रोका गया था कि ये लोग ना जाएं उस करने के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इनको रोकने का प्रयास किया था कि आपको देश की बहुत आवश्यकता है, लेकिन इन्होंने तो जैसे तय ही कर लिया था कि हमको अपने नौजवानों के लिए, देश के युवाओं के लिए एक आइडियल रूप फॉर्म करना है, आइडियल बनना है। और उस समय इन्होंने असेंबली में अपने मित्र के साथ जाकर बम फेंका था और उस बम कांड में बम फेंकते फेंकते ये भी दिखाया था कि हमारा मकसद जान का नुकसान करना नहीं है, आपको जान से मारना नहीं है, बल्कि इसमें अपना विरोध दर्शाना है। और इस असेंबली को जो मीटिंग हो रही है जो साम्राज्यवादियों के फेवर को लेके, और इसको रोकना है। इस घटना के बाद वो भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने भागना तय नहीं किया और उन्होंने जेल का रास्ता चुना, अपने को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया और उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में इन्होंने 2 साल बिताए। इन 2 सालों में क्या किया होगा इन्होंने, यह बहुत गंभीर विषय है। इन्होंने जेल में बहुत सारी किताबें पढ़ी, मुख्य रूप से इसमें लेनिन, कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं की किताबें पढ़ी। इसमें उन सभी क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी जो अपने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के, और उधर क्या बोलते हैं, जो लेनिन और कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा था इनको ज़्यादा पसंद आ रहा था और उन पे ज़्यादा किताबें मंगा के अपने दोस्तों से पढ़ते थे। एक विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी इन किताबों को मंगाने के लिए, अपने किताब इनको पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, पन्नों को मंगाने के लिए। तो ये सब कार्य इन्होंने जेल में 2 साल में रहते रहते किए। इसी के दौरान इन्होंने 64 दिन का एक भूख हड़ताल भी किया था अपने क्रांतिकारी पूरी टीम के साथ, जिसमें 64 दिन के भूख हड़ताल में इनके जो क्रांतिकारी मित्र थे यतीन्द्रनाथ दास जी, जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस तरह से यह जेल में रहते रहते इन लोगों ने ऐसे कार्य किए। इसमें इन्होंने क्या किया था कि
जो इनको फांसी की सज़ा हुई थी वह 26 अगस्त 1930 को इसमें जेल में रहते रहते इनको सज़ा उस दिन में सुना दी गई 26 अगस्त को कि इनको फांसी दी जाएगी। और यह फांसी जो है वह 24 मार्च 1931 को देनी थी, लेकिन यह क्रांति इतनी बढ़ गई, इनके साथ देश का जो संवेदना है इतना जुड़ गया, हर जगह आंदोलन होने लग गए कि इनको अफरा तफरी में इनकी फांसी 23 मार्च 1931 को शाम को 7:30 बजे के लगभग 7:33 के लगभग में इनको फांसी दे दी गई। और वहाँ से इनके जो इनकी टीम जो थी पूरी, जो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों लोगों को फांसी देने के पश्चात इनका क्रियाकर्म कर दिया गया और इनकी जो अस्थियां थी और सब चीज़ों को छोड़कर अंग्रेज भाग गए। तो गांव वाले, वहां के आसपास के लोग गए और उसको समेटा और पुनः उसका अच्छे से संस्कार किया। और भगत सिंह का जीवन के बारे में तो ये हम लोगों ने संक्षेप में थोड़ा थोड़ा करके जल्दी से मैंने पहुंचा दिया, लेकिन हम इनके जीवन में जो दो मुख्य जो नारे थे वो भी बता देता हूँ कि भगत सिंह का जो सबसे महत्वपूर्ण नारा था वो था इंकलाब जिंदाबाद, और इन्होंने एक और नारा दिया था जिसमें था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। तो इस तरह से हम लोगों ने भगत सिंह के जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डाला। इसमें अब चूँकि कम समय में भगत सिंह का जीवन बोलना आसान नहीं है, इस लिए मैंने यह निश्चय किया है कि इनके जीवन के कुछ बिंदुओं को, जो जेल में जैसे इन्होंने डायरी लिखी थी, डायरी के कुछ अंश का एक सेशन रखूँगा 10 मिनट का लगभग, और एक दूसरा सेशन और रखूँगा जो जेल में रहते समय अपने जो फांसी चढ़ने से पहले तक के जो पत्र लिखे हैं अपने परिवार के लोगों को, अपने क्रांतिकारी मित्रों को, उन सबको जो पत्र लिखे गए थे उसकी भी चर्चा हम लोग इस अगली घटनाओं में करेंगे। तो आज के लिए इस भगत सिंह के चर्चा में बस इतना ही। हम अगले सेशन में भगत सिंह की डायरी के कुछ अंशों को पढ़ेंगे आप लोगों के सामने, और उनके जो लिखे गए पत्र हैं जो जेल से लिखे थे अपने परिवार के लोगों को, वो सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।